गुड मॉर्निंग मित्रों। स्वागत है आपके अपने चैनल पे बीबी सर यूके में। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो यूके पीएससी के हम लोग पुराने पेपरों को देख रहे थे। तो आज एपिसोड नंबर 26। अभी भी जिन भी मेरे मित्रों ने पुराने एपिसोडों को नहीं देखा है, कृपया करके अभी भी हमारे पास 3-4 दिन का समय है। कृपया करके वो 25 के 25 एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आने वाले देखिएगा 12 तारीख को जो पेपर है उसमें अवश्य ही वहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो 3-4 घंटे दे करके उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आप 26वां देखिए। जो नए सब्सक्राइबर है मेरे, तो आइए सेशन का पहला प्रश्न चर्चा करते हैं। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। और वही अगर सवाल यह बनेगा कि बताइए यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब मापी जाती है तो ये किससे मापी जाती है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा तो बैरोमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उपनगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का शिमला चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ है। तो वही अगर सवाल हमसे यह पूछा जाएगा कि बताइए भारत देश का पहला धूम्रपान शहर किसे घोषित किया गया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका छत्तीसगढ़ का एक जगह है जिसका नाम है जसपुर। जसपुर पहला शहर था जिसे धूम्रपान रहित घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। हिमालयन गजेटर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो हिमालयन गजेटर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे एटकिंसन साहब थे। ठीक है, और इन्होंने यह बुक लिखी थी 1886 में। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष चुना गया था? तो आईएमएफ की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर तो चुना गया था कहेंगे हम, लेकिन अब वर्तमान में हम देखेंगे आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है। तो पहले भी बता चुका हूँ, क्रिस्टालिना क्रिस्टालिना जारजीवा। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। और आईएमएफ की स्थापना मैंने पहले भी बताया दोस्तों, आईएमएफ 1944 से निकला है। ठीक है, और कार्य 1945 आप डालेंगे दोस्तों, 1945 सही हो जाएगा। 190 देश है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। इसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करके याद करेंगे फुल फॉर्म। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या देखेंगे। अगला, क्लिंकर सिद्धांत किस विषय से संबंध है वह है? तो ये जो सिद्धांत है ये काल प्रभावन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? Y2 के कंप्यूटर ये सही है, और गठिया यूरिक अम्ल ये सही है, आवाज़ का प्रदूषण डेसिबल ये सही है, एडोब हार्डवेयर ये गलत है दोस्तों। जो एडोब होता है आपने कई बार देखे भी होंगे अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं। तो एडोब जिसे आप फोटोशॉप कहते हैं, या फिर फ़ोटो इसमें बनाई जाती है या एडिट की जाती है, तो एडोब का संबंध फोटोशॉप से है। और एडोब को जब मतलब कब इसकी खोज की गई थी या इसे कब एक सॉफ्टवेयर के रूप में, तो याद रखेंगे 1982 में। ठीक है, याद रखेंगे, एडोब का संबंध फोटोशॉप से हो जाएगी। अगला प्रश्न, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है? तो दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो केसीन है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे जाएंगे। और फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो ये पेनिसिलिन खोजा था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि 13 तारीख से दोस्तों, लगातार 13 फरवरी से दोस्तों, जितने भी यूके पीएससी के द्वारा पुराने ये जो साइंस के प्रश्न हैं उसे मैं करवाऊंगा उसके बाद। ठीक है, जैसे मैंने कई साइंस के क्वेश्चन स्किप किए हैं तो चैनल पर बने रहेंगे, और जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उसको मैं विद एमसीक्यूज के साथ डिटेल कराऊंगा, जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो ये आपका मसूरी में हमेशा हर वर्ष जनवरी माह में विंटर लाइन जो एक त्योहार के रूप में या फिर एक आप कह सकते हो कि महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है अब, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में तो की जाती है? तो जो आप सिलेंडर जो खाना बनाते समय प्रयोग करते होंगे तो ये तरल रूप में, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा आप लोगों को अच्छे से याद होगा, साइंस के जो हमारे मित्रगण हैं। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। मतलब सूर्य का भाग किस में सूर्य की छाया किस में नहीं पड़ती है? चंद्रमा में, ठीक है। तो याद रखेंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है दोस्तों? पूर्णिमा, याद रखेंगे, ठीक है। तो वही सूर्यग्रहण अमावस्या। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त ये हमारे से किस भाग में बनता है? तो ये अस्थि मज्जा आदि के लिए याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आई होप कि इसे आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो बस मैं इतना बताऊंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1973 से पहली बार, ठीक है। तो पहली बार 1973 में मनाया गया, जब 1972 में आपका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। जब यहाँ पर जो पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था, तो 1973 से आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की रीत है, याद रखेंगे इतना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, ये है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, याद रखेंगे दोस्तों। और गंगोत्री जो राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जाती है, 1989 में की जाती है, याद रखेंगे। और वही गंगोत्री नेशनल पार्क का आपको क्षेत्रफल याद रखना है, तो कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे आप इससे। किसी भी हालत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। पार्कों की संख्या उत्तराखंड में 6 है, ठीक है। वही राजाजी नेशनल पार्क आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना 1983 कहेंगे आप, ठीक है। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 820.20 के समथिंग होगा वर्ग किलोमीटर। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला है, एक दून, हरिद्वार, और एक कहाँ फैला है दोस्तों? पौड़ी में। एक कहाँ फैला है? पौड़ी में, ठीक है। वही आप लोगों से पूछा ये भी जा सकता है, नंदा देवी पार्क बताइए कब इसकी स्थापना? तो 1982 आप लोग करेंगे नंदा देवी। और इसका जो क्षेत्रफल है तो 630.33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास आपका नंदा देवी का है। और वही आप लोगों को यह पूछा जा सकता है कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की जाती है? तो गोविंद की 1980 में, और इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क ये उत्तरकाशी में है। ये भी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली में है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क मैंने आपको बता दिया 3 डिस्ट्रिक्टों में इसका विस्तार है, ठीक है। टोटल 6 पार्क के हैं उत्तराखंड में, 7 अभ्यारण्य है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या 20 होती है, ये आप निकालिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। सिवगमो मैनोमीटर का प्रयोग होता है रक्तचाप नापने के लिए। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था या कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अब यहाँ पर सवाल यह बनेगा कि आप लोगों से कि जो जहांगीर का टाइम पीरियड है ये कितना था? तो यहाँ पर आपको किसी भी आदमी में जहांगीर का टाइम पीरियड रखना है यार, 1605 से लेकर के 1627 तक किसी भी आदमी में याद रखना है, ये जहांगीर का क्या है? टाइम पीरियड है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अन्य राजाओं के नाम भी आप याद रख सकते हैं, जैसे अकबर का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, शाहजहाँ का और औरंगजेब का, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अकबर का टाइम पीरियड कितना था आप लोगों से पूछा जाएगा, अवश्य ही पूछा जाता है कई बार। 1556 से 1605 आपको याद रखना है। सबसे पहले अकबर के बाद जहांगीर आए। कौन आए? जहांगीर का टाइम पीरियड आपको यहीं से आगे बढ़ाना है। 1605 से यहीं पर आगे लिख देता हूँ मैं, स्पेस कम होने से 1627 तक आपका जहांगीर का टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर जहांगीर के बाद आपको याद रखना खुर्रम, जिसे आप शाहजहाँ कहते हैं, ठीक है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड यहीं से आगे बढ़ा देते हैं, 27 से लेकर के 1658 तक कर देते हैं, ठीक है। और 1658 से शाहजहाँ का पुत्र लेते हैं हम औरंगजेब, ठीक है।
औरंगजेब, और औरंगजेब का टाइम पीरियड हम कह देते हैं दोस्तों 1658 से लेकर के सन 1707 तक। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से सन 1707 तक आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से उत्तर मुगल काल हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ आपको चारों की याद अच्छे से याद रखना है, क्रम भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार यह सवाल बनता ही है। तो निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो यहाँ पर पृथ्वी ग्रह है, मंगल और बुध ये हमारे ग्रह ही है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखेंगे। ओके, और ये इसे आप याद रखेंगे, मंगल के पास दो उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है। ये उत्तराखंड पुलिस में भी यह सवाल बना था। ठीक, अगला प्रश्न, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दे का विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो टीवी में मुख्यतः 3 रंगों का मिश्रण होता है, जो मूल में होता है लाल, हरा और नीला। ठीक है, याद रखेंगे आप, लाल, हरा और नीला, किसी बात में इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति का हेतु है, मतलब ऊषा मेहता की महत्वपूर्ण भूमिका पर यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था ऊषा मेहता जी ने। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और सेशन का अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो डिफिथेरिया, हैजा, काली खांसी ये होता है, ये एड्स आपका नहीं होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रश्न फिर से आगे हैं। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, तो संग्रह है। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्पीड कम लग रहा है तो आप 1.5 में स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो ये इसका विमोचन MS डॉस का वर्ष 1981 में होता है, इसे आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटर, ये तो आपके ये PD है कंप्यूटर के, तो यहाँ पर कंपाइलर आपका सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो किसके शासनकाल में उन्नति की? तो ये जहांगीर के काल में की थी। ठीक है, चित्रकला का काल जहांगीर, स्थापत्य कला का काल शाहजहां, याद रखेंगे। ओके, और औरंगजेब ने कुछ नहीं किया था इतना, और अकबर ने, आपको पता ही, अकबर ने बहुत सारे क्या बनाए थे, महल हल बनाए थे, याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो अभी ऊपर बताया था, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आपको फिर से याद रखना, अकबर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इनका आपको क्या करना है कि टाइम पीरियड याद रखना है। अच्छे से टाइम पीरियड को याद करिएगा कि किसका टाइम पीरियड किससे कितना तक था। तो मैंने अभी ऊपर ही बता दिया, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा अब। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस जिसमें पाई जाती है वह है, मतलब यहाँ पर याद रखना है आपको कि लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत्य सागर आपका लवणीय, जिसे आप कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सागर या झील जो भी कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी यहीं पर पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा लवणता मृत्य सागर में। और ये जो मृत्य सागर स्थित है, ये आपको याद रखना है, एक तो जॉर्डन का इलाका, ठीक है, और एक आपको इजराइल का इलाका, और एक आपको फिलिस्तीन का इलाका। ठीक है, इसके बीच में आपका क्या मृत सागर, ठीक है, सबसे गहरा, आप इसे भी याद रख सकते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का नहीं था कह रहा है, तो ये बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इब्राहिम लोदी नहीं था। ठीक है, ये लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का राजा हुआ है, अच्छे याद रखेंगे। गुलाम वंश में आपको जितने भी राजाओं के वंश के संस्थापक है, उसे आप अवश्य ही याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वंश है? तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न आ गया है, गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण। तो यहाँ पर जो सबसे पुराना जो राजवंश है, ये है मौर्य। ठीक है, मौर्य, तो आप याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व BC, आप याद रखेंगे, पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड था मौर्यों का। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का क्या था, संस्थापक था। इनका गुरु के नाम आपको अच्छे पता ही है, चाणक्य जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है, वह है। तो यहाँ पर जो डेसिबल मापा जाता है, तो इससे क्या मापा जाता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, आप इसे अवश्य ही याद रखेंगे और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, कई बार यह सवाल बनता भी है और आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसे याद भी रखेंगे। ठीक है, डेसिबल। और अगर डॉप्सन आएगा तो ओजोन वाला याद रखना। ठीक है, डॉप्सन, सॉरी डोबल हो गया यहाँ पर, डॉप्सन याद रखना, डॉप्सन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था, अवश्य याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न, बीटी बैगन है, तो ये भी आपका शायद पटवारी में इस तरह के प्रश्न बने थे। बीटी बैगन है तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तन बैगन को ही बीटी बैगन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप इनमें अन्य महानुभावों के भी क्या याद रख सकते हैं, कुछ पुस्तकों के नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 94वां, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है, तो के.एम. पार्निकर जी ने लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये आप निकालिएगा पदक्रम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शान है, तो शहद आपका सबसे अधिक शांता वाला रखता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं, तो न्यूट्रॉन्स स्टार्स कहते हैं अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को। अगला प्रश्न है यहाँ पर ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी, तो जो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। तो बृहस्पति जो ग्रह में सबसे बड़ा है, ठीक है, ग्रह 8 है, आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है दोस्तों, बृहस्पति आकार में, याद रखिएगा। तो वही आप लोगों से सवाल यह भी बन सकता है कि बृहस्पति के पास कितने उपग्रह है, तो उपग्रह, ठीक है, जिसे आप सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उपग्रह की संख्या है बृहस्पति के पास 79। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमीड है। कौन सा है, गैनीमीड है। यह गैनीमीड न सिर्फ बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमीड ही है, जो बृहस्पति के पास है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आप लोगों से ग्रह से संबंधित सवाल बन सकता है, यहाँ पर पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और मंगल का डिमोस और फोबोस है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, सबसे छोटा उपग्रह इसी के पास है। और शनि के पास 82 उपग्रह है, याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है, इसे भी आप अवश्य ही याद रखेंगे। ठीक है, टाइटन इसका एक उपग्रह है सबसे छोटा। तो वहीं शनि के पास 7 वलय है, कितने वलय है, शनि के आसपास एस्ट्रोनॉइड है 7। ठीक है, याद रखेंगे। तो वही आप लोगों से सवाल यह भी बनेगा, अधिकतर ग्रह सूर्य का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं सारे के सारे ग्रह, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का क्या लगाते हैं, चक्कर तो लगाते हैं लेकिन उल्टे दिशा में, याद रखना। आपका शुक्र और अरुण याद रखिए, जो पश्चिम से पूरब की नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सभी ग्रह आपका कहाँ से घूमते हैं, पश्चिम से पूरब को घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह है शुक्र और अरुण, ये आपका दूसरे नंबर, यहाँ से भी दूसरे नंबर। तो याद रखेंगे शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, जो पश्चिम से पूरब को घूमते हैं तो सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है, तो इनका सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है, तो पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक नहीं है। ठीक है, देना बैंक, विजय बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ये तो है ही। तो यहाँ पर जो सवाल आप लोगों से बन जाएगा कि भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का, बड़े बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, पीएम थी कौन थी, शायद इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। ठीक है, तो वही आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, दूसरा जो दौर चला बैंकों का राष्ट्रीयकरण का, वो 1980 का चला, जहाँ पर 6 बैंकों का
राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, फिर दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यह प्रश्न भी पूछा गया है, किसने लेज़र का आविष्कार किया है? तो थियोडर मेमन ने किया है। ठीक है, और लेज़र का आपको क्या याद रखना है कि फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, अभी देखिएगा और लेज़र का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ पर आप लोगों को तो यह पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड इनमें सबसे छोटा है। वहीं आप लोगों से यह सवाल बनेगा कि बताइए कि सबसे छोटा प्रॉपर भारत देश में जो राज्य है वो कौन सा है क्षेत्रफल में? तो यहाँ पर तो देखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है ना, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा तो कौन सा है? उत्तराखंड। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रॉपर भारत देश में जो 28 राज्य है उसमें सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। कौन सा है? गोवा है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर याद रखेंगे, 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3702, इसे अच्छे से याद करिएगा। और वही सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो नायब तहसीलदार का हम लोगों ने पेपर देखा और उसमें उतने ही प्रश्न थे जीएस के। तो देखिए, अब हम देखेंगे दोस्तों समीक्षा अधिकारी 2007 के प्रश्न उत्तर को। ठीक है, जीएस के साथ साथ जितने भी कंप्यूटर हो, चाहे हिंदी के प्रश्न हो, तो यहाँ पर पहला प्रश्न चर्चा करेंगे। एपिसोड में हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। वही अगर सवाल आप लोगों से यह बनेगा कि बताइए वित्त आयोग का उल्लेख भारत देश के संविधान में किस आर्टिकल में है? तो 280 आर्टिकल के ए में है, या फिर ए नहीं भी आएगा तो 280 में आप याद रखिएगा, वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है, वित्त आयोग गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जब उसे आवश्यक लगे तो वह क्या कर सकता है? वित्त आयोग का गठन कर सकता है, और प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में, याद करिएगा। ठीक है, इनका कार्यकाल भी इतना होता है, 5 वर्ष में। ठीक, राष्ट्रपति जब आवश्यक समझे तभी वित्त आयोग गठित की जा सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, आप अच्छे से जानते हैं। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता को ही क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1 या 2 वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स का पढ़ाया है, जो आपको अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ बहुत मूलभूत जानकारी आपको देंगे, जहाँ पर बहुत प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में और थर्ड सेक्टर में कौन कौन से आपके उद्योग आते हैं, कौन कौन से कार्य आते हैं, उसको मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया। आप लोगों जरूर देखेगा एक बार, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमिक करके मैंने शायद प्लेलिस्ट बना रखा है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा अच्छे से याद करिएगा, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? WTO, वर्ल्ड, ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नाम से जानते हैं। तो वही आप लोगों से पूछी जाएगी। तो बताइए WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में। वेरी गुड दोस्तों, आपको अच्छे से याद है यार अब तो। और ये किससे निकला है? विस्तृत रूप किसका है? गेट का विस्तृत रूप है, और गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। और WTO में सदस्य देशों की संख्या 100 बताइए। वेरी गुड, 64, 164 है। और अंतिम देश नैरोबी है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से आप लोगों से यह पूछी जाएगी, बताइए कि विश्व बैंक के विश्व व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष है वर्तमान, वो कौन है? तो नाकोंजी ओकोंजी ये होंगे शायद, याद रखिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या अगला, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है? तो तोरी गाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ये उड़ीसा से है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारी, एक बार ऊपर में थोड़ा सा ऊपर अन्य चीज़ें भी डिस्कस कर देता हूँ मैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य और मुख्यतः केरल, इसे भी आप याद रखेंगे।
कथक कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भरत कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये तीनों आप याद भी रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, केरल का, कथक गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, ऐसे आप बहुत सारे रूप है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो यक्षगान है कर्नाटक का है, ऐसे सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आप 4-5 याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ज़्यादातर सवाल या तो केरल से पूछता है, या कर्नाटक से, यक्षगान से, या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से आप लोगों से पूछी जाती है। तो यहाँ याद रखेंगे। अगला है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, तो ये है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, याद रखेंगे उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो वही भारत का आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर, तो याद रखेंगे 2011-2012, इसे भी जरूर अपडेट करिएगा आप, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो वही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता ही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, ठीक है, जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। वहीं कब से मनाया जाता है? 1975 से मनाया जाता है, याद रखेंगे, जब इनके निधन हो गया था, तो उसके जस्ट आने वाले साल से 1976 से दोस्तों इनके जन्म दिवस पर भारत सरकार ने घोषणा की कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। यह प्रश्न अच्छा है। तो मानवाधिकारी जो अधिनियम आया था, मानवाधिकार अधिनियम कब आया था? 28 सितंबर 1993 में आया था। वेरी गुड, आप लोग याद करेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो कई बार यह सवाल बनता ही है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, सेशन का प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से, जिसे 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। अच्छा, तो वहीं सीवी रमन को क्या दिया गया था? सीवी रमन एक ऐसे पर्सन है जिनको दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत सरकार ने क्या भी दिया था? भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारत रत्न। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में। वेरी गुड दोस्तों, आप लोगों ने अच्छे से याद किया है, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसको शायद एक पहला या दूसरे या तीसरे एपिसोड में बताया था इनके बारे में। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दोस्तों, रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट आप लोग देखते होंगे। तो ये दो आपको याद रखने, सबसे पहले रमन जी पर नोबेल पुरस्कार 1930, और भारत रत्न 1954 में, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में। और सवाल यह बनेगा, अमर्त्य सेन कौन थे वे? तो अमर्त्य सेन दोस्तों भारत के एक इकोनॉमी हुए हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हुए हैं, इकोनॉमिस्ट। और इनको दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। कब दिया गया था? 1998 में। वही इकोनॉमिक के क्षेत्र में कब से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 1969, याद रखेंगे। वहीं हरगोविंद खुराना पर भी चर्चा हो जाए तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इनका संबंध चिकित्सा से रहा है। तो खुराना जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में, ठीक है। नोबेल के क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना जी को 1968। तो सारा क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम प्रत्येक प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम पे यहीं से सवाल बनेंगे, क्योंकि सवाल हमेशा आयोग का एक फंडा रहता है, बेसिक से ही मैं सवाल बनाऊंगा कहता है वो। और अगर आप लोगों को भूगोल के वन लाइनर पढ़ने हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, खान सर के जो एनसीईआरटी बुक में अपडेट है, तो उसे ज़रूर आप लोग देखिए। अभी तक 2 एपिसोड मैंने करवाए हैं, और साथ साथ में मैं करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जो संपूर्ण है 2022-21 अंतिम वर्ष से, अंतिम दिसंबर 21 दिसंबर से शायद मेरे ख्याल से 2021 और 2022 का संपूर्ण उसमें निहित है। तो उसे ज़रूर देखिएगा। 8 एपिसोड अभी तक मैंने पढ़ाया है वहाँ पर। और उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैंने वहाँ पर भेज दिया है, तो उसे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो मदुरई चेन्नई में स्थित है, याद रखेंगे प्रॉपर जगह। अगला है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था आप लोगों का दोस्तों कब? 1954 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है यहाँ पर भी।
देवीधुरा मेला लगता है? तो ये चंपावत जनपद में लगता है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, सबसे फेमस उसी दिन लगता है रक्षाबंधन के दिन। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए और बहुत यूनिक सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब चर्चा हो जाए थोड़ा सा स्वामी दयानंद सरस्वती पर, चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। सरस्वती जी का जन्म हुआ था आप लोगों का, कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। और जो चीज़ आपको एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपको याद रखना है, तो मूलशंकर ही इनका क्या था? मूल नाम था। आप इसे अवश्य याद रखेंगे। क्लियर है? तो जन्म 12 फरवरी 1824, गुजरात, मूलशंकर इनका नाम था, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किस समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में कब की गई थी? 1875 में गिरगांव मुंबई में की गई थी। क्लियर है दोस्तों? तो सारा फंडे क्लियर हो गया आज। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म गुजरात, ठीक है। और इनका मूल नाम आपको याद रखना है मूलशंकर। आर्य समाज के संस्थापक ये रहे हैं 10 अप्रैल 1875, ठीक है। अब वहीं आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कभी कि बताइए यहाँ पर विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद का जन्म इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 12 जनवरी, उसके बाद कितना लिखूँ? शाबाश, 1863। आप लोग विद्या मंदिर में पढ़े हैं ना, तो आप लोगों को अच्छे से इनकी जन्मतिथि याद होगी, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण 2 सोसाइटी की स्थापना की गई है। एक तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, ठीक है, रामकृष्ण मिशन कह सकते हो। और एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांग रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों 1 मई 1897 में। वेरी गुड दोस्तों, आपको याद हो गया ना कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हुए हैं? तो ये हुए स्वामी विवेकानंद जी। 1 मई 1897 को किया। और क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो वहीं आपको याद रखना वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। याद रखिए कहाँ की थी? न्यूयॉर्क। और यह आपका 1898 में किया था, ठीक है, याद रखेंगे 1898 में। ओके, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके बाद राजा राम मोहन राय को आप अच्छे जानते हैं, पुनर्जागरण का महान, ठीक है, आधुनिक। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो ये जयदेव है और यह 12वीं सदी में लिखा गया था, याद रखिएगा। और जयदेव जो गीत गोविंद लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है। और यहाँ पर मुख्यतः जो कृष्ण और श्रीमती राधिका या गोपियाँ, मतलब आप याद रखना कृष्ण की प्रेम लीलाओं का यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण जी की प्रेम लीलाओं का इसमें क्या है? समावेश है गीत गोविंद में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहीं पर एक प्रश्न और बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है? भारती किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। और ये लिखा था इन्होंने 1912 और 1913 के आसपास, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित नगरों में किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो ये जयपुर, याद रखिएगा, राजस्थान, महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे, गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। और वही उत्तराखंड का पिंक सिटी भी कह सकते हो आप लोग, बागेश्वर को। अगला है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ जी के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, मोस्ट भूमि या भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी भूमिहीन किसानों के लिए। तो जिसे इसने चलाया था या नेतृत्व किया था, ये विनोबा भावे ने किया था, विनोबा भावे जी ने। इसे आप महत्वपूर्ण लगाएंगे और मोस्ट लगाएंगे कि भूदान आंदोलन कब? तो 1951 यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 1951 जरूर आप याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर,
पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है, तो ये संगीत संबंधित है। अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन आपके लज्जा पुस्तक के लेखक हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था फेयरनेस गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण पुस्तक है किरण बेदी का, ठीक है। तो इसे आप जो याद रखिएगा किरण बेदी पर, ठीक है। फेयरनेस गवर्नेंस करके इन्होंने एक किताब लिखी है, करंट अफेयर मैंने उसको बताया था। अगला प्रश्न है, कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। मैंने आपको यह भी बताया था कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,000, ठीक है। 79,000 आपको याद रखना है, 79,716 के समथिंग, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और अगर झारखंड का आपको याद रखना है पुराना नाम, तो कुकरा था। क्या नाम था? कुकरा। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और झारखंड मैंने आपको बताया था कि भारत देश का 16वां राज्य बना था, ठीक है। और याद रखेंगे 16वां राज्य क्षेत्रफल में दोस्तों, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड कितवें नंबर का राज्य है? 16वां। और झारखंड राज्य कब बना था? उत्तराखंड के साथ साथ ही बना था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 को बना था। इसे आप याद रखेंगे, 28वें राज्य के रूप में बना था यह, ठीक। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों सेशन का। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी है दोस्तों। किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने 1867 में, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे तैसे एक प्रश्न और कर लेते हैं, लास्ट प्रश्न है, वैलेंटाइन डे दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 फरवरी, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। से आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है वैसे, 36 मिनट की वीडियो। तो शाम तक या फिर कल सुबह एक वीडियो और आएगी दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। फिर हम इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर भी चर्चा करेंगे कल वाले एपिसोड में, कि इस 2-3 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अपना ख्याल रखिए, अधिक से अधिक आपको क्या करना है, इस बीच रिवीजन करना है। तो बाय बाय, ख्याल रखिएगा।